हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक विजय, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा। मैं आपके लिए जेईई मेन 2023 का कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का जो जेईई मेन फर्स्ट अटैम्प्ट था वो आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट किया होगा या उससे अच्छा गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है उसमें कुछ रीज़न आपका एग्जामिनेशन प्रेशर या पहली बार आप पेपर को डील करने जा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा आपने प्रेशर एक्स्ट्रा ले लिया हो, या किसी रीजंस की वजह से आपका पहला अटेम्प्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन नहीं गया हो। तो अब अपने पास सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट में व्हाट टू डू टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स, ये हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के एनालिसिस से कुछ हद तक देख सकते हैं। रीज़न बीइंग अभी जो वर्ल्ड चल रहा है वो इस तरह का चल रहा है कि भाई अपने को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब अपन जो एफर्ट लगा रहे हैं वो अपना रिजल्ट में अच्छे से कन्वर्ट हो, इसको अपन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। एफर्ट हर बंदा कर रहा है, लेकिन अपने को उस लिमिटेड टाइम में एफर्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है ये अपन इस एनालिसिस में सीखने की कोशिश करेंगे। वैसे इंडिविजुअली हर बंदे के लिए अलग अलग पाथ ऑफ वे ऑफ सक्सेस होता है, लेकिन मोर एंड लेस अपन इससे 70% 80% अपने पाथ को या अपनी तैयारी को एडजस्ट कर सकते हैं कि अपने को किस किस तरीके से किन टॉपिक्स पे क्यों वेटेज देना चाहिए जो हमारे को फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे किसी वजह से रह गया हो। चलिए अपन देखते हैं इसको। अपन जेईई मेन 2023 का जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस करते हैं। वो भी मैं आपके लिए सिर्फ फिजिक्स का एनालिसिस लाया हूँ। हमारे आगे जो फैकल्टीज हैं वो आपके लिए केमिस्ट्री और मैथ्स का भी एनालिसिस लेके आएंगी इसी सीरीज में। चलिए अपन देखते हैं। यह है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है फिजिक्स के, और हर अटेम्प्ट में 1 क्वेश्चन इससे आया ही आया है। और शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो यूनिट एंड डायमेंशन में कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी टॉपिक में यदि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उसके प्रेशर के थ्रू अपन इनके भी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो वेक्टर्स से ज़्यादा नहीं पूछा है। 1D के अकॉर्डिंग देखें तो 1D से हमेशा लगभग अपने पास एक क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, और एनएलएम हमारा एनएलएम यदि अपन देखें तो एनएलएम से भी क्वेश्चंस लगभग कवर किया है। फ्रिक्शन है, वर्क पर एनर्जी है, सर्कुलर है, सारे टॉपिक्स उन्होंने लगभग, एक भी टॉपिक अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि जेईई मेंस ने छोड़ा है। लेकिन अपन इनमें से ध्यान कौन से टॉपिक्स पर देंगे? अगर अपन यहां से देखें तो मेरे हिसाब से अपन कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशियो, इंजीनियरिंग में एक टर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और वो कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशियो आपके स्टूडेंट लाइफ में कैसे लगेगा? कॉस्ट इज जस्ट लाइक टाइम। तो हमें टाइम इनपुट से मार्क्स आउटपुट कितना मिलेगा, इसको मैं कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशियो बोल रहा हूं। मतलब आपके लिए टाइम इज टू बेनिफिट रेशियो की बात कर रहे हैं। हमें कितना टाइम इनपुट देने में और मार्क्स का कितना आउटपुट मिलेगा। रीजन बीइंग आपके बोर्ड के एग्जाम्स के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ आपके पास 1 मंथ बचा है। तो इस 1 मंथ में हमें किस जगह कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हमारी तैयारी को देखना है, वो अपन स्मार्टली देखते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। लगभग एनसीईआरटी में अपन देखेंगे तो 4 to 5 पेजेस में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन को उन्होंने कंप्लीट कर रखा है। और इन टॉपिक के लिए आपके लिए जो बुक भी है वो आपके पास एनसीईआरटी ही अपने को देखनी चाहिए। तो एनसीईआरटी, क्योंकि ये सिर्फ मेंस बेस्ड टॉपिक है, तो एनसीईआरटी हमें देखना है। और कम्युनिकेशन में आप देखिए, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में जो उन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं, अगर न्यूमेरिकल भी आए तो हाइट ऑफ टावर पर आए, हाइट ऑफ एंटीना पर आए, रूट ऑफ 2r जिसका फॉर्मूला है। सिंपल से 2 ही इलस्ट्रेशन उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में लिए हैं हाइट ऑफ टावर के। उसी तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जो इन्होंने पूछा है। इसके अलावा आपका पास मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स AMAC, तो उस पर क्वेश्चन था।
तो मुश्किल से 3 से 4 फॉर्मूले ऐसे हैं कम्युनिकेशन में जिनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, और एक भी आपका मतलब पेपर ऐसा नहीं था जिसके अंदर इस जगह से क्वेश्चन नहीं था। तो मेरे हिसाब से अपने को सबसे पहले 12th में यदि अपन बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से अपनी तैयारी चालू करनी चाहिए कि आप 1 आवर या 2 आवर में बहुत इजीली बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देखने हैं। और यदि आप इसके अनसॉल्व पर भी आएंगे तो एनसीईआरटी में 5 ही क्वेश्चन है जिनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा। फिर आते हैं अपन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी यदि हम देखें तो एक भी अपने पास ऐसा पेपर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सेमीकंडक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हो। सेमीकंडक्टर पे जनरली उन्होंने डायोड्स पे बात करी है, लॉजिक गेट्स पे बात करी है, और असर्शन रीजन भी आया। लेकिन असर्शन रीजन जो आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में एलईडी के ऊपर असर्शन रीजन था, वो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल था। यहां पर एनसीईआरटी से बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन नहीं पूछे गए जैसा कि केमिस्ट्री में पूछे गए। केमिस्ट्री वाले सर डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स पे नहीं गए, लेकिन जो भी उनके न्यूमेरिकल्स थे वो एनसीईआरटी के आसपास ही घूम रहे थे। एनसीईआरटी में जो उन्होंने सॉल्व एग्जांपल दिए, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है, उसी के आसपास हमारे सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चन भी जो थे वो इसी के आसपास थे। तो हमारे को एनसीईआरटी से सेमीकंडक्टर भी तैयार करना चाहिए। मैं ये आपको प्रायोरिटी बेस पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा कोई टॉपिक था जिससे उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई मेंस ने सारे टॉपिक्स को लगभग कवर किया है। किसी के टॉपिक से कभी क्वेश्चन पूछा है तो कभी किसी दूसरे टॉपिक से किया है। तो अपन प्रायोरिटी ऑर्डर पर दे रहे हैं जिसपे कम समय देने पर अपना अच्छे से आउटपुट आएगा। बहुत ज्यादा इसमें ट्विस्टिंग ऑफ कंसेप्ट नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो सकती किसी दूसरे टॉपिक की। इन टॉपिक्स को अपन पहले प्रेफर करें। तो मैं चाहता हूं कि अपना यूनिट एंड डायमेंशन बहुत छोटा टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। कम्युनिकेशन बहुत छोटा टॉपिक है, ये इजीली खत्म हो जाएगा। एंड सेमीकंडक्टर अपन 3 क्वेश्चन तक पहुंच गए, और मेरे लिए इन 3 चैप्टर्स को तैयार करने के लिए लगभग 1.5 डे और 2 डेज में ये 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो सकते हैं। और आप में से जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया होगा उन्होंने ये 2 टॉपिक तो दिए करे ही होंगे तैयार। ठीक है, मैं थोड़ा आगे चलता हूं। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी 12 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एक्सरे से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक्सरे एक छोटा सा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स 1 में। हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में आए, ये नहीं बोल सकते कि एक्सरे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन एक्सरे से नहीं था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने कवर किया, मैटर वेव्स को कवर किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पोलराइजेशन, इन सब से उन्होंने कवर किया है। लेकिन अपन इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में थोड़ा नीचे रख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन पूरी मॉडर्न फिजिक्स को यदि तैयार करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पर दे रहा हूं, तो अभी अपन ने 3 चैप्टर्स को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, अब अपन यहां से इधर आते हैं। यहां से अपन देखें मैग्नेटिज्म वाला यूनिट देखें। ठीक है, पूछा उन्होंने सब जगह से। यदि आप पूरा ग्रिड देखेंगे तो ग्रिड में बहुत कम बॉक्सेस वेकेंट दिखेंगे। लगभग आपके पास इलास्टिसिटी, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन, एरर मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है। लेकिन वापस किन टॉपिक को इजीली ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उनको देखेंगे। अभी तक हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, कंडक्टर, ठीक है, सॉरी कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर। चलें, अब यदि यहां से हम देखें तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो यूनिट है उससे आप एक बार नजर देखे घुमाएंगे तो मालूम चलेगा ऑन एवरेज 25 क्वेश्चंस पूरे पेपर्स में पूछे गए, और लगभग हर पेपर में 2 क्वेश्चन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं। ठीक है, कभी कभी 3 भी गए हैं और एक बार 1 क्वेश्चन आया, लेकिन एक भी पोर्शन ऐसा नहीं है जहां करंट इलेक्ट्रिसिटी छूटा हो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट सॉल्विंग है, वो भी इजी वाले। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप यदि देखें तो इसको भी बहुत इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है।
और यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी मैं आपको बोलूँगा कि आप HCV को प्रिफर कर सकते हैं विद NCERT बेस्ड, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल भी यदि अपन देखेंगे तो वो HCV को मैच करता है। उससे ऊपर के लेवल के उन्होंने जेईई मेंस में कोई क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे। एक आध कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कुछ एम्बिग्युइटी हो सकती है या थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन यदि हम देखें तो आपको मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, HCV के एग्जाम्पल्स और NCERT के एग्जाम्पल्स और उनके पॉइंट टू पॉन्डर्स जो होते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर करके जो NCERT में होंगे उनको अपन देखें, और साथ साथ में एक बार पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लें। 12th वाले बच्चों का वैसे भी अभी ये कवर हुआ ही हुआ होगा। तो मेरा 4th टॉपिक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का करूंगा। अब अपना 3+2 5 क्वेश्चंस तक अपन पहुंच गए। ये हमारे 25 में से अपन ने 25% टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आउट 20% टॉपिक अपन ने कवर कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए और हम 5 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। बढ़िया बात। इन 5 क्वेश्चंस में यदि हम देखें तो मुश्किल से इन पूरे चैप्टर्स को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन की जरूरत होगी, और हम 20% पे पहुंच चुके हैं। और ये हमारा जेईई मेन का जेईई एडवांस के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए फिजिक्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा सिर्फ इतने से में कवर हो जाएगा। तो कितना आसान है, आप बस कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। अभी अपने पास सिर्फ 3 दिन हुए हैं और अपने पास 1 महीना पूरा मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, 12th और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में। और लीडर के बच्चे जो हैं वो भी इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद यदि बोलूं तो आपको मैं मैग्नेटिज्म को सजेस्ट करूंगा। ये मेरे लिए 5th नंबर पर इसकी प्रायोरिटी है। लगभग मैग्नेटिज्म से भी हर उसमें शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। एक आध 2 शिफ्ट ऐसी हैं जिनके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। तो मैग्नेटिज्म भी इजी टॉपिक है। इसके अंदर जनरली जो है उन्होंने पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ठीक है। इसमें उन्होंने अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा। अर्थ मैग्नेटिज्म एंगल ऑफ डिप वाला जो कंसेप्ट है उसको अपन देखें तो हमारे को मैग्नेटिज्म जो है उससे भी 2 क्वेश्चंस का हेल्प मिलेगी, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए। बहुत ज्यादा डीप में जाके, जैसे अपन आईटी एडवांस की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया जो साइक्लॉइड कर रहा है। ऐसे कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए। सोलोनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिए, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछ लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से सवाल था, डिप एंगल पे क्वेश्चन था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन था। तो बहुत छोटा छोटा सा है, और इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक अपने को जरूर देखना है क्योंकि वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। और अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी बुक को प्रीफर करेंगे यहाँ पर, NCERT को। अर्थ मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है उसके लिए आप NCERT देखें और सॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ HCV देख सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम यहां से देखें तो एक टॉपिक KTG और थर्मोडायनेमिक्स, यदि इस टॉपिक को भी अपन देखें 24 क्वेश्चन, और हर इनिंग में या हर शिफ्ट में इसमें अगर अपन बात करें तो नियरली 2 क्वेश्चंस ईच शिफ्ट में पूछे गए, KTG और थर्मो। और बढ़िया बात क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन कराने के चांस रखता है, और KTG के अंदर भी आपके जो क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री से मैच होते हुए आएंगे। तो ये टॉपिक यदि आप कर रहे हैं तो आपको नो डाउट 1 या 2 क्वेश्चन का ये फायदा फिजिकल केमिस्ट्री में भी पहुंचाएगा। तो मैं यहां से आपके 3, 2, 5, 7 और यहां पर यदि अपन देखें तो अपन 9 क्वेश्चन के अराउंड आउट ऑफ 25 आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आपका लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 1 डे, मैग्नेटिज्म भी आपका 1 से 2 दिन ले सकता है। और ये तो अभी तक हमने 1 वीक के अंदर अपने 40% ऑफ स्कोर को सिक्योर कर लिया है।
तो इजी है, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और अपने को इस तरह से आगे चलते रहेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसके बाद यदि अपन देखें तो यहां पर एक और बढ़िया बात, ग्रेविटेशन और जेईई मेंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो ग्रेविटेशन के और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले सारे नियरली एक जैसे हैं। तो यदि अपन यहां देखें तो ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो उन्होंने एक भी 17 क्वेश्चन पूछे टोटल, और एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसके अंदर उन्होंने ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा। और साथ साथ में ग्रेविटेशन इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यदि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट यदि अपन देखें तो हमारे 3 क्वेश्चंस और इजीली हर में एवरेज यदि अपन देखेंगे तो नियरली 3 क्वेश्चंस का एवरेज आ रहा है। नियरली 3 क्वेश्चंस हर पार्ट में पूछे गए। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 से ज्यादा 4 क्वेश्चंस भी आए इसी से, और ये दोनों मिलाकर अपन इजीली 2 दिन में 3 दिन में इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इजी पार्ट है और अपना यहां तक में 50% ऑफ स्कोर सिक्योर हो गया है। 9 के अंदर यदि अपन 3 क्वेश्चन ऐड करते हैं तो 12 क्वेश्चंस अपन ने इजीली अटेम्प्ट कर लिए हैं, और अभी हमारा सिर्फ 1/3 ऑफ द जो समय मिला है उसको हमने यूज किया है। तो बहुत ही, अगर आप कॉन्फिडेंस रख के अच्छे से तैयारी करेंगे तो जेईई मेंस में अच्छा स्कोर लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस अपने को थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आप इस चिंता से कि मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो अपने को पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ देता है, स्कोर नहीं बढ़ाता है। अपन बार बार विचारों में खोए रहे हैं कि भाई मेरा जनवरी अटेम्प्ट में ये हो गया था, अब सेकंड अटेम्प्ट है, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल आप आसानी से यदि कॉन्फिडेंट रहते हुए इन चैप्टर्स पर ध्यान देंगे तो नेचुरली आप आपके स्कोर को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए यहां तक अब अपन देखें तो यहां तक अपन नियरली 12 to 13 क्वेश्चंस की अपनी तैयारी हो गई है, और अपन ने मुश्किल से 5 या 6 चैप्टर्स को देखा है। इनके अलावा अब आप अपने इंडिविजुअल टॉपिक जो आपको अच्छे लगते हैं उनको आप देख सकते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस को देखना चाहिए। अब यहां पर यदि अपन देखें तो वर्क पावर एनर्जी, ये 11th में से पोर्शन, और ये हमारे लिए रोटेशन एसएचएम, इनसे भी एसएचएम बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनके सारे फॉर्मूलेज यदि ध्यान रखें टाइम पीरियड के, तो यहां से भी उन्होंने लगभग हर शिफ्ट में पेपर पूछा है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर अपन थोड़ा आराम से सारे टॉपिक को कवर करें तो वो भी ज्यादा, क्योंकि ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। तो मेरे लिए 11th के अंदर इन 3 चैप्टर्स को हमें पहले तैयार कर लेना चाहिए, 4 चैप्टर्स को। तो हम 16 to 17 क्वेश्चंस की जो तैयारी है वो हो चुकी है, और अभी हमारे पास काफी समय बाकी है। फिर हमारे को यदि देखें तो ये जो बाकी टॉपिक्स थे उनमें से भी ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन इन्होंने कुछ नहीं पूछा है। यदि हम हमारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, जहां हम तैयारी कर रहे हैं उनके नोट्स को, एनसीईआरटी को देखें, और ज्यादा से ज्यादा एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स यदि हम देखें, हमारे को अनसॉल्व में नहीं जाना चाहिए अभी। रीजन बिंग 1 महीना है, यदि हम अनसॉल्व की तरफ जाते हैं और यदि हमारे को कुछ उसमें तकलीफ आती है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। तो इस वजह से अभी हमारे को इन समय ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स को और हमारे नोट्स को रिवाइज करने में लगाना चाहिए। चलिए अब अपन इसको थोड़ा ब्रॉड या यूनिट वाइज कन्वर्जन में देखते हैं कि यूनिट वाइज कैसा कन्वर्जन रहा इस चीज़ का। अब अपन माइक्रो एनालिसिस, मतलब चैप्टर वाइज एनालिसिस को छोड़कर मैक्रो एनालिसिस पे आते हैं। यूनिट वाइज यदि अपन देखें तो कौन सी यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कितने क्वेश्चंस पूछे गए। यदि हम यहां पर देखें तो सबसे बड़ी यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है। यहां पर सबसे बड़ी यूनिट अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दिख रही है। नियरली 110 क्वेश्चंस जो हैं वो जनवरी 1st अटेम्प्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से थे।
और यदि अपन शिफ्ट वाइज देखें तो हर शिफ्ट में नियरली, देखिए इसमें तो 11 तक गए, 50% तक गए, लेकिन 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूछे गए, जो कि 1/3 पोर्शन कवर कर जाएगा। 25 क्वेश्चंस आपको टोटल करने होते हैं, तो उस 25 क्वेश्चन में से यदि अपन देखें तो मोर देन 1/3 पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर कर रहा है। और बढ़िया बात क्या है कि इसमें भी सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो अपने को यूनिट वाइज यदि देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो बच्चे अभी अभी 12th के बोर्ड के पेपर्स दे रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बोर्ड में भी अच्छे से किया होगा, तो इसको तैयार करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैंने आपको जो बाद में बताया था, ये जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स। जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक देखने में तो 24 क्वेश्चन है, पर शिफ्ट 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को भी कवर करने में आपको समय कम जाएगा। हम डर के मारे इन टॉपिक को छोड़ देते हैं। जैसे अपन ने बात करी थी, जनरली मेरी जिन बच्चों से कभी फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि सर हमने रोटेशन पर ध्यान ज़्यादा दे दिया। भाई जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन यदि अपन देखेंगे यहाँ पर तो रोटेशन इतना बड़ा चैप्टर है कि हम लोग नियरली उसको 22 लेक्चर्स तक पढ़ाते हैं। और जबकि यहाँ पर देखें सेमीकंडक्टर्स हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, वो 2 लेक्चर 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो इसका मतलब बहुत छोटे टॉपिक्स हैं और पर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस यदि यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से टाइम इज टू बेनिफिट रेशो, टाइम इज टू मार्क्स रेशो देखें तो हमारे को फिर जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक देख लेना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स यदि अपन देखें तो उससे भी 32 क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स से 32 क्वेश्चन है। और 11th की सबसे बड़ी देखें यूनिट तो वो है मैकेनिक्स। नेचुरली बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स है जिसके अंदर आप फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहां पर आए वो सिंगल, नो इंटरमिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट एक दूसरे मिक्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने पूछा नहीं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स से पूछे गए, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन थे, रोटेशन से क्वेश्चन थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के क्वेश्चन थे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन मैकेनिक्स। जेईई एडवांस की तरह मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट इन मैकेनिक्स जेईई मेंस में नहीं देखा गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखिए 51 क्वेश्चन, लगभग तीसरी बड़ी यूनिट जो इन्होंने पूछी वो। और इसके अंदर यदि हम देखें तो बहुत छोटे छोटे 3 से 4 चैप्टर्स है, ठीक है। इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है, हमारा विस्कोसिटी का पार्ट हो गया। तो इतने छोटे यूनिट में इन्होंने लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेरे लिए प्रायोरिटी लेवल यदि अपन देखें तो मेरे लिए प्रायोरिटी लेवल है 12th के टॉपिक्स में यदि देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स और जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक। और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो प्रायोरिटी लेवल मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं यहां से। प्रॉपर हीट का भी जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो अपन ने उसकी बात करी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस की, तो वो भी अपने को इसी यूनिट में देखना होगा, ठीक है। अब अपन 11th और 12th वाइज यदि देखें तो 191 क्वेश्चन 12th पोर्शन से थे। तो जिन बच्चों ने बोर्ड की अच्छी तैयारी करी है तो आप सोचिए कि मोर देन 50% पोर्शन जो है वो यहां से आ रहा है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपने बोर्ड के लिए पढ़ा है, आप उसको वापस जेईई मेन स्पेसिफिक तरीके से दोबारा देखेंगे तो आप बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो 191 क्वेश्चंस वर फ्रॉम 12th एंड 169 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास 11th, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट जो था जनवरी वाला, उस अटेम्प्ट का हमने 11th और 12th के अलग अलग बाइफर्केशन देखें तो इस तरीके का है। क्लियर है?
अगर अपन क्वेश्चन वाइज देखें तो 158 क्वेश्चंस जो थे वो इजी कैटेगरी में हमने देखे। लगभग 50% जो है वो हमारा इजी कैटेगरी में। व्हाट डू यू मीन बाय इजी कैटेगरी? इजी कैटेगरी का मतलब था कि सिंपल फॉर्मूला, यदि आपको ध्यान है तो फॉर्मूले के अंदर अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट जैसा जेईई एडवांस में देखते हैं वैसा हमने फील नहीं किया इन टॉपिक्स में। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। कई थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, असर्शन रीजन में भी कोई बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी वाले नहीं थे, एक आध दो यदि हम छोड़ दें, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस जैसे गेट्स हो गए, लॉजिक गेट्स हो गए और आपके पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है। वीआरएमएस स्पीड पे क्वेश्चन था, फॉर्मूला अगर अपन उसमें देखें सिंपल सर्किट सॉल्विंग व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हुए पोटेंशियोमीटर के, तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन जो थे, अगर आपको तो हल्की सी भी थ्योरी मालूम है और अगर आप कॉन्फिडेंस से अप्रोच कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ मॉडरेट थे क्वेश्चंस, वो 114 क्वेश्चंस रहे। देखिए एग्जाम है तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल वन लाइनर नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट लेवल में यदि आपने बहुत अच्छे से थोड़ा सा बिटवीन दी पॉइंट्स कंसेप्ट पर वर्कआउट किया है तो मॉडरेट के भी क्वेश्चन जो हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के फॉर्मूलेज अच्छे से आते हैं और उनमें यदि आप वैल्यूज रख सकते हैं तो आपके इजी क्वेश्चन सारे आसानी से हो जाएंगे। यदि आपने कंसेप्चुअली चीज़ों को देखा है और आपको उनके बिटवीन दी लाइंस की वेयर टू अप्लाई दिस, कैसे ये चीज़ें कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, कहाँ अप्लाई नहीं हो सकती है, वो सारी कंडीशंस आपको ध्यान है, उन क्या लॉस काम करते हैं उनके पीछे, यदि ये आपको ध्यान है तो आप इजीली मॉडरेट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टफ लेवल के देखें तो बहुत ही कम क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको कुछ चॉइसेस में मिल जाएंगे जो अपने सब्जेक्टिव वाले होते हैं। तो लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चंस ही अगर अपन देखें, क्योंकि मैं 3 से 4 क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग आपको कुछ इनमें से 6 दिख रहे हैं लेकिन 1-2 यदि सब्जेक्टिव में टफ है तो आपके लिए उनके लिए काउंटर पार्ट अवेलेबल होगा जिसको अपन चॉइसेस में देख सकते हैं। तो आपका मुश्किल से यदि अपन देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट होगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट होगा तो अपन बहुत ही इजीली फिजिक्स के अंदर अपने स्कोर को 70 to 80 मार्क्स तक आसानी से ले जा सकते हैं। और यदि आपने थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट रह के बढ़िया से पढ़ाई करी है, ठीक है, और इस 1 महीने को जो बचे हुए 1 महीने को है उसको भी हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, आपके पास बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बहुत इजीली कर लेंगे, चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चिंता यदि करेंगे तो वो आपको काम नहीं करने देगा। तो चिंता की जगह यदि हम चिंतन करें और इस तरीके से वर्कआउट करें, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें तरीके से, तो बहुत इजीली आप 70 to 80% मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन थोड़ा सा और अपने आप को पुश करें तो ये मार्क्स और इंक्रीज हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई जनरली जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपका हर पेपर के अंदर आउट ऑफ 25 यदि अपन देखें तो 80% to 90% कैलकुलेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं, और फिजिक्स का नेचर ही न्यूमेरिकल का है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। और ये न्यूमेरिकल्स कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं थे, ये सारे के सारे पुटिंग दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बताता है। सिर्फ एक पेपर ऐसा था 24th इवनिंग में जिसमें हमारे थ्योरेटिकल सवाल कुछ ज़्यादा है, जिसमें असर्शन रीजन भी काउंट होते हैं, जिनमें ट्रू फॉल्स टाइप भी काउंट होते हैं कि भाई सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे जो 14th इवनिंग वाला था वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, बाकी हमारे जनरली सारा का सारा उन्होंने जो फोकस रखा है वो सिंपल न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे था। बहुत ही कम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक। मल्टी टॉपिक क्वेश्चन का मतलब हो गया कि भाई
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स का मिक्सचर हो गया, जैसा कि जेई एडवांस का नेचर रहा है, ठीक है, या फ्लूइड और एसएचएम का उन्होंने मिक्सिंग कर दी, ठीक है, या उन्होंने किसी और जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एलसी ऑसिलेशंस वगैरह को उन्होंने इंक्लूड कर दिया, एसएचएम के साथ उन्होंने डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह की बात कर ली हो, तो ऐसे टॉपिक बहुत ही कम थे और नियरली अपन बोलें तो ना के बराबर ही थे। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जेई मेंस को स्कोर करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पर अच्छे से रिवाइज करने पर फोकस करें, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये करने की कोशिश करें, और अगर आपको समय अलाउ करता है तो एचसीबी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी बार और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए रिपीटेशन की, रिपीटेशन से चीज़ें अच्छे से कंसेप्चुअली आपको समझ में आएंगी। तो नई चीज़ें करने की जगह इन्हीं चीज़ों को बार बार यदि हम रिपीट करते रहेंगे तो मैं आपको अच्छे मार्क्स को अश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, ये हमने देखा कि हमें फिजिक्स के सेकेंड अटेम्प्ट में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। फिजिक्स के पेपर के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। हमारे एक्सपर्ट मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी इसी तरह की एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे, और आपको मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ।